दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और जिस तरीके से इस बजट को पेश किया गया है उसको लेकर के पूरे देश भर में काफ़ी चर्चा हो रहा है। इस बजट को लेकर के डिबेट एंड डिस्कशंस हो रहे हैं। जितने भी जो आर्थिक मामलों के जानकार लोग हैं या जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो सभी लोग इस पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं और बहुत ही एक तरीके से नकारात्मक बातें ज़्यादा हैं इस बजट को लेकर के जो कि कही जा रही हैं। इस वीडियो के अंदर कुछ बहुत ही मोटी मोटी जो बातें हैं बजट को लेकर के एक उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बजट अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट होता है जो कि सामान्यतः इस देश के जो सामान्य नागरिक हैं उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन इस बजट को सुनने के बाद में ऐसा लग रहा था कि ये हिंदुस्तान का बजट नहीं है, ये भारत का बजट नहीं है, बल्कि ये जो बजट है वो बिहार और आंध्र प्रदेश का है। पूरे बजट के दौरान आपको बिहार और आंध्र प्रदेश इतनी प्रमुखता के साथ सुनाई देगा कि लग ही नहीं रहा था कि ये इंडिया का बजट है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए किसी विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जा रही है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। सबसे पहले हम लोग बिहार के बारे में बात करेंगे और इस बजट में जो चीज़ें निकल कर के आई है बिहार के लिए तकरीबन 59,000 करोड़ 59,000 करोड़ रुपए बिहार के लिए एक तरीके से अलॉट किया गया अलग अलग चीज़ों को लेकर। उसमें से अगर मैं कुछ यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा तो कई सारे एक्सप्रेसवे के बारे में कहा गया है, जैसे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर दरभंगा एक्सप्रेसवे, बक्सर में गंगा नदी पर पुल। ये अलग बात है कि बिहार में दर्जनों भर पुल धराशायी हो गए, गिर गए। इतना ही नहीं, सड़क पुल के लिए 26,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है। पावर प्रोजेक्ट पीरपैती जैसे पावर प्रोजेक्ट हैं उसके लिए 21,400 करोड़ रुपये लगाया गया है। सिंचाई के लिए 11,500। इसके अलावा महाबोधि मंदिर कॉरिडोर है, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर है, राजगीर के विकास के लिए योजनाएं हैं, नालंदा को पर्यटन केंद्र में बदलने की बात की जा रही है, नए मेडिकल कॉलेजेस, नए एयरपोर्ट्स, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के बिहार में एक तरीके से मोटा मोटी 58,000-59,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। दूसरी तरफ आप आंध्र प्रदेश को देखें, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है और उसमें जैसे जो अमरावती नई राजधानी है उसको किस तरीके से डेवलप करना है, वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाने के लिए ये जो पैसे हैं वो दिए गए हैं। पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए वित्तीय मदद देने की बात की गई कि हम आपको वित्तीय मदद दिलाने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो अन्य जो औद्योगिक विकास के कार्यक्रम हैं उसमें भी केंद्र सरकार आपको मदद करेगी। इस तरीके के आश्वासन आंध्र प्रदेश सरकार को दिए गए हैं और ये जो इतनी जो मेहरबानी कह लीजिए, इतनी जो दरियादिली कह लीजिए बिहार और आंध्र प्रदेश के ऊपर दिखाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, इसका बहुत ही क्लियर स्पष्ट मतलब है। आपको पता है कि मोदी जी बैसाखी की सरकार चला रहे हैं जिसमें कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दो सबसे महत्वपूर्ण बैसाखी, और ये जिस दिन चाह जाएँ उस दिन नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। तो हर हालत में किसी भी तरीके से इन दोनों ही बैसाखियों को खुश रखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, ताकि ये अपना समर्थन एनडीए के साथ बनाए रखें और इसीलिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। दूसरी तरफ बिहार की अगर बात करें तो बिहार के जो एक विशेष राज्य का दर्जा का मांग किया जा रहा है पिछले इतने वर्षों से, उस चीज़ को नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया, मना कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से ना जो डैमेज कंट्रोल है वो करने की कोशिश की गई है ताकि रुष्ट नहीं हो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन बात सिर्फ नीतीश कुमार तक नहीं है। नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री हैं बिहार के राज्य का, नीतीश कुमार बिहार की पूरी जनता नहीं है, है ना। जनता इस चीज़ को कितना एक्सेप्ट करेगी, घोषणा तो कर दिया
बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, मोदी जी नहीं देना चाहते। तो नीतीश कुमार इस चीज़ को लेकर के बेशक से संतुष्ट हो जाएं, लेकिन क्या नीतीश कुमार बिहार के जो लोग हैं क्या उनको संतुष्ट करा पाएंगे? बिहार में जब अगर चुनाव होता है, नियत समय से अगर चुनाव होता है तो 2025 में चुनाव होगा, तो क्या 2025 के अंदर जब नीतीश कुमार लोगों के बीच जाएंगे तो क्या लोगों को समझा पाएंगे? क्या लोगों को समझाने में नीतीश कुमार सफल हो पाएंगे? ये आने वाला वक्त बतलाएगा। और ये सिर्फ घोषणाएं की गई हैं, ऐसा नहीं कि आज ही नरेंद्र मोदी ने चेक काट करके और नीतीश कुमार को दे दिया और इधर चंद्रबाबू नायडू को दे दिया। घोषणा तो मोदी जी ने, याद होगा आपको, पिछली बार भी किया था। बोली लगा रहे थे जाकर के बिहार के अंदर कि कितना दे दूं, 50,000 करोड़ दे दूं, 60,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं, और मिला क्या? ठन ठन गोपाल। तो मोदी का ये तरीका है लोगों को अपनी तरफ खींचने का, ताकि अपने साथ बनाए रखें। और यद्यपि नीतीश कुमार ने या इनकी पार्टी के और नेताओं ने भी, ललन सिंह वगैरह ने बड़ी खुश दिखाई दे रहे थे, अपने आप को ये जाहिर कर रहे थे कि हम लोग बजट से बहुत ही खुश हैं, और चलो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला लेकिन पैकेज तो मिलना शुरू हो गया। उनके मन में इस चीज़ को लेकर के संतोष था, लेकिन अंदर में क्या चीज़ें चल रही है वो बाहर दिखाई नहीं दे रही है। नीतीश कुमार के मन में क्या चीज़ चल रहा है वो बाहर नीतीश कुमार शो नहीं कर रहे हैं, है ना। वो आने वाले वक्त के साथ साथ आपको चीज़ें पता चलेगी। ये जो बजट है इसमें अगर मैं आगे पढ़ूँ बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा, तो इस बजट के अंदर आप देखेंगे कि आपको पूरे देश के बारे में समाहित इसको नहीं किया गया इस बजट के अंदर, है ना। बजट का मतलब होता है कि हमारा देश एक संघीय देश है, एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है, और जो संसाधन है देश का उन संसाधनों पर सभी राज्यों का एक तरीके से हक है, उसके अपनी जनसंख्या के अनुसार या उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। लेकिन इस बजट के अंदर नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम राज्यों को एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया किया है, उनको कुछ नहीं दिया गया है, और सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को भर देने की घोषणाएं कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो किया है नरेंद्र मोदी ने, ये एक टकराव को पैदा करेगा केंद्र और राज्य के बीच में। जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उस रिलेशन को कहीं ना कहीं ये बजट ख़राब करने का काम करेगा, क्योंकि जो बाकी देख लीजिए बीजेपी वाले जो राज्य हैं, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वो बेशक से चुप हो जाए, वो नहीं बोल पाएंगे नरेंद्र मोदी के सामने, बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हो पाएगी। लेकिन जो बाकी के स्टेट हैं, जो नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं, वो तो शांत नहीं रहेंगे, वो तो बोलेंगे क्या भैया आपने हमें क्या दिया, आपने बिहार को दे दिया भर के, आंध्र प्रदेश को आपने दे दिया भर के, हमने आपका क्या बिगाड़ा था। तो ये नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही गलत प्रथा शुरू किया है, और एक जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको भी कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाने की इन्होंने कोशिश करी है अपने इस डिसीजन के माध्यम से, अपने इस एक तरीके से राजनीतिक फ़ायदे के लिए कहिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए। और इसीलिए इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट भी कहा जा रहा है, ठीक है। इस बजट के अंदर आप देखेंगे कि कोई विज़न नहीं दिखाई दे रहा है ना। नरेंद्र मोदी बेशक से मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखा दिए, बोल दिए कि 2047 तक विकसित भारत को बनाने के लिए बजट है, लेकिन व्यवहारिकता में ये ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि इस देश में जो आर्थिक विषमता है, तमाम जो पैसे हैं वो चंद पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रित है, 1% लोगों के हाथों में केंद्रित है। जो बाकी जो लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है। तो जो आर्थिक जो विषमता है, जो गैप है, उसको कैसे भरना है, इसके बारे में कोई रोड मैप नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। जो महंगाई बढ़ रही है, तमाम चीज़ों की महंगाई, चाहे वो सब्जी साग सब्जी हो, खाने पीने की चीज़ें हो, या आपके अन्य चीज़ें हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, पढ़ाई है, शिक्षा है, ये जो महंगाई बढ़ रही है इसको कंट्रोल करने का कोई उपाय इसमें आपको दिखाई नहीं देगा। ग्रामीण भारत के अंदर किसान सबसे बड़ा मुद्दा है ना, और किसानों का आंदोलन एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। किसानों को लेकर के कुछ नहीं किया गया है, उनको MSP की लीगल गारंटी देना तो दूर की बात है। जो
इक्विपमेंट्स हैं एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल होने वाले, उन इक्विपमेंट्स के ऊपर भी किसी भी तरीके का कोई राहत नहीं दी गई है, बल्कि क्या है कि उन पे और जीएसटी वगैरह जो है वो पहले जैसा था उसी तरीके से लगा हुआ है। तो कैसे किसानों की स्थिति में सुधार होगा? मनरेगा इतना बेहतरीन प्लान था ग्रामीण भारत के लिए, उसके लिए क्या किया गया? कोई उसका रोड मैप नहीं है। इसके अलावा तमाम तरह के चीज़ों में कटौती की गई, चाहे वो रक्षा बजट हो, एजुकेशन का जो बजट है उसमें कटौती की गई है। तमाम चीज़ों में बजट में कटौती करने की कोशिश नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। टैक्स स्लैब में थोड़ी बहुत छूट दे दी है और उससे लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि लोग इससे खुश हो जाएंगे। तो एक जो संपूर्ण अप्रोच की जो एक बात कहते हैं बजट के अंदर, उस चीज़ की कमी इस बजट में दिखाई देती है। यूथ, आप पता है कि हिंदुस्तान के अंदर पिछले 40-45 साल में कितनी भयंकर तरीके से बेरोजगारी है, उस यूथ को लेकर के मोदी जी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो मैनिफेस्टो था, जो न्याय पत्र था, उसमें से अप्रेंटिसशिप वाला एक चीज़ कॉपी पेस्ट ला के कर दिया है। क्या उस चीज़ से हिंदुस्तान के अंदर की जो बेरोज़गारी है वो मिट जाएगी? क्या यहाँ के जो लोग हैं, अगर आप काम नहीं करवाते हैं लोगों से, अगर आप लोगों को काम नहीं दे पाते हैं, उनको नौकरी नहीं दे पाते हैं, तो इस देश का आर्थिक विकास कैसे होगा? आप कैसे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे? आप कैसे दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे अगर लोगों का जो परचेजिंग पावर है उसी में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है? तो सोचने वाली बात है। जब लोगों के जेब में पैसा ही नहीं होगा तो लोग बाज़ार में चीज़ कैसे खरीदेंगे? जब खरीदेंगे नहीं तो उसका प्रोडक्शन कैसे होगा, उसका डिमांड कैसे होगा? डिमांड नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, है ना? तो पूरा अर्थव्यवस्था को एक तरीके से बैठाने का कह लीजिए कि उस तरीके का एक बजट है जिसमें कि कोई विज़न दिखाई नहीं देता है कि कैसे इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, और देश की अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान की जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनकी जो उनका जो आर्थिक विकास है उसको कैसे करेंगे, उसके लिए क्या रोड मैप है नरेंद्र मोदी के पास? इसको लेकर के इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है। तमाम चीज़ों को लेकर के बजट के अंदर जो भी त्रुटियां हैं, और त्रुटियां ही त्रुटियां हैं, है ना? ऐसा नहीं ये बजट कि आम लोगों के लिए बनाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बजट में सिर्फ़ और सिर्फ जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठेकेदार हैं, उन्हीं को एक तरीके से फ़ायदा देने की बात। अगर बिहार को 58,000-59,000 करोड़ रुपए की बात की जा रही है, और ये तमाम चीज़ें जो चाहे पावर प्रोजेक्ट की बात की जा रही हो, चाहे सड़क पुल के लिए 26,000 करोड़ रुपए की बात की जा रही हो, तो इससे जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं उन्हीं को फ़ायदा होने वाला है ना? आम जन को क्या मिलेगा उसमें? कितना उसको उसमें काम मिलेगा, है ना? तो ये जो बजट है ये आम आदमी के लिए बजट नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसमें आपको एक संतुलन का अभाव दिखाई देगा, है ना? इसमें ये एक बैलेंस अप्रोच नहीं इस बजट के अंदर, और इस चीज़ को लेकर के तमाम जो इंडिया अलायंस के लोग हैं उन्होंने अपनी नाराज़गी दर्ज कराई है इस बजट को लेकर के, और इसको लेकर के कि विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं के द्वारा। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो बड़ा ही ज़बरदस्त बात कही है, और ट्वीट में 3 चीज़ें उन्होंने कही है। कुर्सी बचाओ ये बजट है ना? तमाम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अपने जो सहयोगी हैं उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है इस बजट के माध्यम से, और दूसरे स्टेट्स को एक तरीके से नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई है। दूसरी जो बात ये कह रहे हैं कि अपीज क्रोनीज, जो क्रोनी कैपिटलिज्म है कि मतलब पूरी देश के संसाधन को चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सौंप देना, तो उन क्रोनीज को अपीज करने की, तुष्टिकरण की नीति अपनाई है, जिसमें इन्होंने साफ साफ लिखा गया है कि बेनिफिट्स टू ए मतलब अंबानी और अडानी विद नो रिलीफ फॉर कॉमन इंडियन। जो आम आदमी है उसके लिए कोई सहूलियत नहीं है, लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स किसको देना है? अंबानी को और अडानी को। तीसरी चीज़ इन्होंने कही है कॉपी एंड पेस्ट बजट है ये, जिसमें से कि कांग्रेस मैनिफेस्टो के अंदर ये चीज़ें, जो कि मैंने अभी कहा कि न्याय पत्र से अप्रेंटिसशिप वाली बात को नरेंद्र मोदी ने कॉपी
कर ली। ये अलग बात है कि चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो को पानी पी पी करके नरेंद्र मोदी गाली दे रहे थे, लेकिन उसी के मैनिफेस्टो को इन्होंने कॉपी किया है मोदी जी ने। तो निष्कर्ष मिलाकर के, कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि ये जो बजट है ये कुर्सी बचाओ बजट है, ये सरकार बचाओ बजट है। साफ तौर पर यह पता चलता है कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि हम अपने सरकार को कैसे बचाएं, हम नीतीश कुमार को कैसे खुश रखें, हम चंद्रबाबू नायडू को कैसे खुश रखें, उसी को ध्यान में रख कर के ये बजट बनाया गया है। बाकी जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनके लिए नरेंद्र मोदी के मन में कुछ नहीं है। हम आपके लिए क्या करेंगे नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है और हमारे जो उद्योगपति मित्र हैं उनसे मतलब है। बाकी जो लोग हैं, किसान, मजदूर, युवा, अग्निवीर, महिलाएं, है ना, इस देश के लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, उनके लिए कुछ नहीं कहा गया इस बजट के अंदर, है ना। तो बाकी सभी लोग अपना अपना देख लें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सीधे तौर पर इस बजट का मतलब यही है और यही संदेश देना चाहते हैं इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।